हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स इन रोटेशन, यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कराते हो तो उस पर फोर्स किस तरह से वर्क करता है। देखो, जब उस पर फोर्स वर्क करता है वो सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जिस तरह से आप सिंपली एक ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हो इस तरह से वो फोर्स वर्क नहीं करता है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। वही कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रोटेशन, फोर्स इन रोटेशन, हम पहले अपने सिंपल फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। देखो, आप क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं। फोर्स क्या होता है? जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना होता है या फिर उसके मोशन को चेंज करना होता है तो हम उस पर एक एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई करते हैं। उस एक्सटर्नल एफर्ट को ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो व्हाट इज फोर्स? टू चेंज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल एफर्ट। दिस एक्सटर्नल एफर्ट इज नोन एज द फोर्स। जैसे कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया या फिर पुल किया है, जिससे क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल। यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल जाता है F इज इक्वल्स टू ma। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स उसके मास और एक्सीलरेशन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं यूनिट की बात करती हूँ तो फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर, और मास की किलोग्राम, एक्सीलरेशन की होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर अदर यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। अगर हम वही CGS में बात करते हैं तो CGS यूनिट क्या होती है? जो किलोग्राम होता है वो हो जाता है ग्राम, मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हम इसको बोलते हैं डाइन, ठीक है। तो अगर SI यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है और CGS यूनिट डाइन होती है। क्लियर है? तो सिंपल फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करने के लिए जो हम उस पर एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई करते हैं उसको हम फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो फोर्स जो होता है वो फोर्स जो होता है मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। अब देखो, फोर्स अप्लाई करने पर हमारी ऑब्जेक्ट दो तरह से मूव कर सकती है। या तो हो सकता है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो, जैसे अगर वो एक बार यहाँ थी तो वो थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाती है, फिर यहाँ पहुंच जाती है, फिर यहाँ। तो इस तरह से जब वो मूव करती है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन मोशन। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, किसी बॉल को इस तरह से फेंकते हैं तो वो अब क्या कर रही है? अपनी स्टेट चेंज कर रही है। पोजीशन पहले उसकी पॉइंट A पर थी, कुछ टाइम बाद वो पॉइंट D पर पहुंच जाती है। तो इस तरह के मोशन को हम ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। यानी अगर ये फिक्स पॉइंट A है तो हम क्या देख रहे हैं? इसकी जो हर बार है डिस्टेंस पॉइंट A से चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ट्रांसलेशन मोशन या फिर लीनियर मोशन। एक दूसरी तरह से भी मोशन होता है क्या? जब हमारी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अलोंग ही उसके चारों तरफ रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है, तो इस तरह के मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। इस मोशन में क्या होता है? अगर हमारा ये पॉइंट A फिक्स है तो इसके अलोंग हम देखेंगे हर बार जब हमारी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है ना तो इसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, वो सेम ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी पॉइंट A से। तो इस तरह का मोशन क्या बोला जाएगा? रोटेशनल मोशन। जैसे कि हमारा फैन मूव करता है, एक इस तरह से हमारा एक पाइप होता है, उसकी चारों तरफ इस तरह से रोटेट करता रहता है ना हमारा फैन, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। और जो ये फिक्स पॉइंट होता है, या तो हम इसको पिवट पॉइंट भी बोल सकते हैं, और अगर या फिर हम इसको सेंटर पॉइंट भी बोलते हैं। और अगर हम एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? समझ आ गया कि रोटेट करती हुई ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करती है। अब रोटेशन पर फोर्स कैसे वर्क करता है? देखो, जब भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है, या तो वो स्टॉप करेगी या वो चलना स्टार्ट करेगी, वो मूव कर रही है, तो सिंपल बात है हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। अब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लीनियर फोर्स की तरह वर्क नहीं करेगा, वहां डायरेक्ट एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है। वो एक्सटर्नल फोर्स मूवमेंट ऑफ फोर्स जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं उसको? टॉर्क। जो मूवमेंट ऑफ फोर्स जनरेट हुआ है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से, उसको हम बोलेंगे टॉर्क। तो जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसने ऑब्जेक्ट के रोटेशन को चेंज नहीं किया है, इस टॉर्क ने ऑब्जेक्ट के रोटेशन को चेंज किया है। उसके अंदर टॉर्क रिक्वायर्ड टॉर्क जनरेट हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का रोटेशन चेंज हुआ है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अप्लाइड टॉर्क होगा ना, वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या?
देखो जब आपकी ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट कर रही है, अगर हम लेके चलते हैं एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, सपोज हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। अगर ये एक्सिस है हमारी, इसके अलोंग मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इस एक्सिस से जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसकी जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही हमारी ये डिस्टेंस आर होती है, ठीक है। क्या होती है? आर। जैसे कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रही है, यहाँ से रोटेट कर रहा है और हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? आर, ठीक है। ये क्या है? आर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा जब ये डिस्टेंस हमें पता होगी, तो हम पता कर सकते हैं कि उस पर कितना टॉर्क जनरेट हुआ है। यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होती है? अगर आप एसआई यूनिट की बात करेंगे तो टॉर्क की यूनिट कितनी होगी? फोर्स की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन, ठीक है। और जो डिस्टेंस होती है उसकी कितनी होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? न्यूटन मीटर। या फिर सीजीएस यूनिट कितनी हो जाएगी? न्यूटन की कितनी होती है? डाइन, और मीटर सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं। हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट। किसी बॉडी को एक पॉइंट, एक सेंटर ऑफ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर फिक्स है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवोट। पिवोट पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस है? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है जो कितने न्यूटन का है? 10 न्यूटन, ठीक है। आप इस पर यहाँ 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। इट स्टार्ट टू रोटेट, यानी अभी इस तरह से रोटेट करने लगी है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फाइंड द टॉर्क अबाउट द पिवोट। तो इस ऑब्जेक्ट में जो प्रोड्यूस टॉर्क है वो कितना है? तो टॉर्क कितना होगा? देखो अभी हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा ना, टॉर्क इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई आर। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? एफ मल्टीप्लाई आर। एफ कितना है? 10 न्यूटन। ये कैसी यूनिट है? एसआई यूनिट। और जो डिस्टेंस आर है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। देखो कैलकुलेट करने के लिए आपकी दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। फोर्स आपका है किसमें? एसआई यूनिट में, जबकि डिस्टेंस किसमें है? सीजीएस यूनिट में। तो या तो आप दोनों को सीजीएस में कन्वर्ट करो या फिर दोनों को एसआई में। हम एक काम करते हैं, दोनों को एसआई में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे? 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 0.30 मीटर। तो टॉर्क कितना आ जाएगा इसका? 10 × 0.30, तो 300 हो गया ये, तो 3.0 न्यूटन मीटर। तो इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको 3 न्यूटन मीटर टॉर्क उसमें प्रोड्यूस करना होगा। तो ये ऑब्जेक्ट हमारी रोटेट होगी, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है इसमें 3.0 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है 10 न्यूटन फोर्स की वजह से, जब इसका जो पिवट पॉइंट है वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो टॉर्क का एग्जाम्पल क्या होता है अगर आप डेली लाइफ में देखते हो तो देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है डोर, ठीक है, जो हमारे डोर होते हैं। देखो जो टॉर्क होता है वो होता है एफ मल्टीप्लाई आर, यानी कि जितना ज़्यादा आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा टॉर्क जनरेट होगा, उतनी ही इजीली ऑब्जेक्ट हमारी रोटेट कर पाएगी, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन होती है आप बहुत ज़्यादा भी फोर्स अप्लाई करते हो, बहुत ज़्यादा, तो भी हमारी ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर पाती। तो उस कंडीशन में उसमें क्या चेंज करना होता है? वो उस कंडीशन में उसकी आर में चेंज करना होता है, डिस्टेंस में, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो जितनी ज़्यादा वैल्यू आर की होगी उतनी ज़्यादा वैल्यू टॉर्क की हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? जितनी ज़्यादा आर की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा टॉर्क की, यानी जितनी ज़्यादा ये हमारा पॉइंट जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लाइन ऑफ फोर्स जितनी ज़्यादा दूर होगी हमारा इजीली उतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उतनी ही इजीली ऑब्जेक्ट हमारी रोटेट कर पाएगी। देखो डोर के एग्जाम्पल से समझो आप। डोर जो होता है वो इस तरह से होता है, अगर ये हमारी वॉल है तो इसमें यहाँ पे हिंजेस कनेक्ट होते हैं जिनसे हमारा डोर कनेक्ट हो जाता है,
ठीक है। जो ये हिंजेस होते हैं यहाँ पे होते हैं और हमारा हैंडल कहाँ होता है, एकदम यहाँ पे अपोजिट दूसरे कॉर्नर पे होता है, एकदम दूर। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने की वजह से ये जो ये डिस्टेंस है ना आर, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। जितनी ज़्यादा आर की वैल्यू होगी उतनी ही इजीली टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उतनी इजीली डोर रोटेट करेगा। अगर आप ये हैंडल एकदम यहाँ पे पास में लगा देते हैं तो हमारे डोर को क्या होगा, क्लोज या ओपन करना, रोटेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 आप समझिए। देखो जो गांव के बच्चे हैं वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। आपने अपने घरों में पहले देखा होगा आपकी दादी नानी क्या करती थी, आटा घर पे ही बनाती थी, आटा घर पे ही पीसती थी। उसके लिए वो क्या करती थी, 2 पत्थर होते थे बड़े बड़े, ठीक है, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता था। तो वो पत्थर किस तरह से होते थे, इस तरह से वो यहाँ से कनेक्ट होते थे। ठीक है। इस तरह से एक आयरन की पिन होती थी हमारे पास, उस पिन के ऊपर वाले जो वो होता था हमारा, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर वाला जो पार्ट, ऊपर वाला जो स्टोन होता था उसमें एक होल होता था बीच में, और नीचे वाला जो पार्ट होता था उससे ये पिन कनेक्ट होता था। तो जो ऊपर वाला होल होता था उसको हम इस तरह से इसमें डाल देते थे और ये फिक्स हो जाती थी। ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से यहाँ पे हैंडल होता था दूर, ठीक है, एकदम कॉर्नर पे। ऐसे नहीं कि यहाँ या यहाँ बीच में कहीं भी, या फिर यहाँ पे सेंटर है तो एकदम यहाँ पे, ऐसे तो नहीं होता था, एकदम दूर होता था। क्यों होता था, क्योंकि इसका सेंटर हो गया। ठीक है। ऐसे समझो आप कि अब ये इस तरह से है, इस तरह से सेंटर, तो अब जो ये इसका हैंडल यहाँ पे होता था वो इस तरह से मूव करने के काम आता था, नहीं आता था। अगर ये इसके पास होता सेंटर के यहाँ पे, तो इसको चक्की को, इस स्टोन ग्राइंडर को हमें रोटेट करना मुश्किल होता है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, एक्सटर्नल एफर्ट हमें ज़्यादा लगाने पड़ते। तो दूर होने की वजह से ये डिस्टेंस क्योंकि हमारी बढ़ जाती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको रोटेट करना इजी हो जाता है। कम फोर्स में भी हमारा ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है, समझ आ गया टॉर्क किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हमारी डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉर्क हमारा 2 तरह से हो सकता है, क्लॉकवाइज टॉर्क भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी हो सकता है। कैसे, देखो जब आप किसी भी स्क्रू को लूज करते हो रिंच की हेल्प से, होता है ना, देखो भाई अगर ये स्क्रू है, कोई आपका पेच है, आपने इसको रिंच होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है ना बड़ा सा, ठीक है। अब आप इसको लूज करने के लिए इस तरह से रिंच है, यहाँ फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है। तो इस तरह से मोशन कैसे हो सकता है, या तो इस तरह से मूव कर सकता है या फिर ये इस तरह से मूव कर सकता है। तो जब हमारा जो मोशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज कैसे होगा, मतलब कि अगर हमारा जो मोशन है, हम रोटेशन जो कर रहे हैं वो सेम ऐसे ही कर रहे हैं जिस तरह से हमारी क्लॉक की जो हैंडल होते हैं, क्लॉक हैंड जो होते हैं, उसकी जो सुइयां होती हैं घड़ी की, उसकी डायरेक्शन में, तो उस तरह के मोशन को हम क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। बट अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है क्लॉक हैंडल से, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। ठीक है। देखो रिंचेस भी आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझ सकते हैं टॉर्क का, किस तरह से भाई ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना इजी होगा। तो आप क्या करते हो, जितना लंबा आपके पास रिंच होगा आपको उतनी ही इजीली उसको ओपन कर पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटे से आप कोशिश करते रहते हैं नहीं खुल पाता है, लेकिन जैसे ही आप बड़ा रिंच अपना लेके आते हैं उससे इजीली खुल जाता है। इसका रीज़न भी क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको टॉर्क की ज़रूरत है। आप छोटे रिंच की हेल्प से फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, कम है, तो टॉर्क जो है ना जितना उसको रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पा रहा है आपका मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करने पर भी। ठीक है। बट अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, क्योंकि फोर्स आप मैक्सिमम ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, तो आर को बढ़ाने से टॉर्क बढ़ जाएगा और टॉर्क की वैल्यू हमें पूरी उतनी मिल जाएगी जो इसको रोटेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, हमारे स्पिन को ओपन करने के लिए। तो जैसे ही आपने बड़ा रिंच लिया, ये आर डिस्टेंस बढ़ गई आपकी, तो अब क्या हुआ, इजीली ये ओपन हो गया। ठीक है। तो देखो जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है हमारा टॉर्क वो पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज टॉर्क कैसा होता है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैसा होता है, पॉजिटिव। अब आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव होना चाहिए और क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सिंपल बात है। बट यहाँ पर भी हमारी साइंस काम करती है। कैसे, अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। देखो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं, हमारे इस तरह से कोऑर्डिनेशंस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये होता है हमारा जेड एक्सिस। ये -y होता है, ये -x होता है। ठीक है, इस तरह से होते हैं, नहीं होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन। अब देखो अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अगर यहाँ पे आपका पिन होल है, आपको इसको ओपन करना है, ये आपका रिंच है। ठीक है,
तो आप इसको कैसे मूव कराएंगे रोटेट, या तो ऐसे कराएंगे या फिर ऐसे रोटेट कराएंगे। ऊपर की वैल्यू ये प्लस होती है, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस होती है वैल्यू, ठीक है। तो देखो जब आप ऊपर गए तो कैसे गए आप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या नहीं है, और यहाँ पे सारी वैल्यूज कैसी होती हैं, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप क्लॉकवाइज जाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे वैल्यूज कैसी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, नेगेटिव। तो अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे, टॉर्क जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, वो नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमारा पॉजिटिव होगा। क्लियर है, समझ आ गया कि क्लॉकवाइज टॉर्क हमारा क्यों नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्यों पॉजिटिव होता है। यहाँ से आप इसको कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गया। अगर आप मुझसे लाइव क्लासेस चाहते हैं, आप मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं, जो आपको नीचे स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9756520253। ओके, यहाँ पर आप सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर होम बोर्ड से साइंस और मैथ पढ़ सकते हैं क्लास 9th और 10th के लिए। और अगर आप क्लास 11th या 12th की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डेमो क्लासेस भी मिलेंगी। पहले आपको 3 दिन तक डेमो क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे हम, और उसके बाद आपकी आगे की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है क्लास लेने में तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़, इसके बाद इस चैप्टर में एक और टॉपिक आता है कपल। कपल क्या होता है, देखो वो भी टॉर्क से ही रिलेटेड होता तो वो टॉर्क ही है, बट उसमें एक डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप फोर्स इस तरह से अप्लाई करते हैं कि आप इधर भी अप्लाई कर रहे हैं और इधर भी अप्लाई कर रहे हैं, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। एक पैरेलल लाइन में आप अपोजिट पॉइंट्स पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। अगर ये प्लस एफ है तो ये माइनस एफ है। तो इस तरह से जो हमारा रोटेशन के लिए टॉर्क जनरेट होता है उसको हम कपल बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील। जब आप व्हील को मूव कराते हैं किसी भी स्टेयर की कार के व्हील को, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, ऐसे ऊपर ले जाते हैं, बट उसी टाइम पे आप ये वाला जो पार्ट होता है नीचे लेके आते हैं, इस तरह से लेके चलते हैं आप। यानी ये हैंड आपका पॉजिटिव फोर्स जनरेट कर रहा है और इस टाइम पे ये हैंड आपका नेगेटिव। अब जैसे आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, तो ये हैंड जो है आपका ये नेगेटिव फोर्स जनरेट कर रहा है और ये पॉजिटिव फोर्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कपल बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल बताया आपको कि अगर आप इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे, तो देखो कई बार क्या होता है, किसी भी आपको एक पिन को ओपन करने के लिए, किसी भी एक स्क्रू को ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं, इस तरह का रिंच लेते हैं, उसमें चार साइड्स होती हैं, इस तरह से, ऐसे 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 और ऐसे। तो आप क्या करते हैं, ऐसे 2 साइड को घुमाते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं, फिर इसको घुमाते हैं, ऐसे। तो आप क्या कर रहे हैं, इधर तो पॉजिटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इधर नेगेटिव फोर्स, एक साथ दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये क्या होगा, कपल बोला जाएगा। हम इसको टॉर्क या फोर्स ना बोल के कपल बोलते हैं। अगर आपको किसी बोतल का क्या होता है, टैप जो होता है वो ओपन करना होता है, या फिर जार होता है, किसी जार को ओपन करते हैं उसकी लिड को, या फिर जो हमारा वाटर टैप होता है उसको ओपन करते हैं ना, ऐसे मूव करा के, तो वो भी क्या होता है, कपल। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जब उसको ओपन करा है, इस तरह से फोर्स आपका वर्क कर रहा है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जब सिर्फ एक ही पॉइंट पर आप पूरा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो टॉर्क होगा, बट अगर आप अपोजिट साइड्स में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, वो कपल, ठीक है। जो कपल होता है, कपल की जो वैल्यू होती है वो होती है अप्लाइड फोर्स। ये दोनों फोर्स सेम होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। तो कपल जो होगा, जो फोर्स अप्लाइड है उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, प्लस एफ हो या माइनस एफ हो, मैग्नीट्यूड तो सेम रहना है। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 फोर्सेस, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, स्टीयरिंग व्हील जो आपका एक ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं। अगर हम इसको 2r लेते हैं तो F मल्टीप्लाई 2r इज द कपल। तो टॉर्क क्या होगा, F मल्टीप्लाई r, ठीक है, जो इस पॉइंट से हमारी जो सेंटर ऑफ एक्सिस है उसकी डिस्टेंस है। बट ये जो होगा, ये सेंटर ऑफ एक्सिस के डिस्टेंस से डबल होना है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डबल होना है। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। क्लियर है, आपको ये वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझसे लाइव क्लासेस चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं लाइव क्लासेस लेना, तो मुझसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।